everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 11 students, कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल. यस डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक होपफुली आपने देख लिए होंगे क्योंकि प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड आज का ये टॉपिक है. मतलब प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना होता है तो उसे सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स में डिफाइन कर लेते हैं. तो उसके सॉल्यूशन को जब आप कुछ स्टेप्स में डिफाइन करते हो तो उन स्टेप्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके लिए हमने फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में डिस्कस किया था. तो फ्लो चार्ट होता है बेसिकली ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी एल्गोरिदम. अब उसमें जो डेटा का फ्लो हो रहा होता है वो किस तरीके से होता है और उस डेटा के फ्लो को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, वही आज के इस सेशन में डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो होपफुली आज के इस सेशन का टारगेट आपको क्लियर है. अब फ्लो ऑफ कंट्रोल समझने के पहले आपको फ्लो चार्ट के बारे में पता होना चाहिए. सो होपफुली यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जहां से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके. सो द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट. अभी आपको अच्छे से पता है कि जो फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ सिंबल्स के बारे में हर एक स्टेप्स को डिफाइन किया था. अब उन हर एक स्टेप्स में डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, कैसे आप हर एक स्टेप को डिफाइन कर पा रहे हो अलग अलग सिंबल्स में, क्या उनका मीनिंग है, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट. लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल है एक्चुअल में है ना, किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, सिक्वेंशियली डेटा फ्लो हो रहा है या आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा फ्लो हो रहा है या फिर किसी स्टेप्स को अपने आप में ही रिपीट किया जा रहा है, किसी इवेंट्स को अपने आप में ही रिपीट किया जा रहा है. तो ये तीन तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग डेटा फ्लो होता है फ्लो चार्ट में. सो द इवेंट कैन फ्लो इन अ सीक्वेंस or in branch based or decision based or even repeat some part for a finite number of times. So we can say there is a flow of control in any flow chart. तो यदि मैं बात करूं फ्लो चार्ट की तो आप यहां देखोगे कि फ्लो चार्ट में जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो बेसिकली तीन टाइप से होता है. कितने टाइप से होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल? तीन टाइप से. पहला होता है कि फ्लो चार्ट में जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो सिक्वेंशियली हो रहा हो. दूसरा, किसी डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है डेटा का फ्लो हो रहा है. कोई डिसीजन आपने लिया है तो डिसीजन के दो वैल्यूज निकलते हैं, या तो यस या तो नो. तो यस और नो के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डेटा का फ्लो हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेप के रिपीटेशन के अकॉर्डिंग. मतलब कुछ स्टेप है वो अपने आप में रिपीट हो रही है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. तो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग क्या पर्टिकुलरली डेटा का फ्लो हो रहा है, डिसीजन के अकॉर्डिंग डेटा का फ्लो हो रहा है या सिक्वेंशियली डेटा का फ्लो हो रहा है. तो इसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ये क्या होते हैं आज के सेशन में इसी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं. सो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले. फर्स्ट इज द सीक्वेंस. अब सीक्वेंस का मतलब समझते हो ना. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा आपको चाय बनानी है, ठीक है. अब आपको यदि चाय बनानी होती है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले गैस ऑन करते हो, फिर उसके ऊपर आप बीकर रखते हो, बीकर में कुछ वाटर ऐड करते हो, मिल्क ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो, है ना, और आप टी लीव्स ऐड करते हो और उसके बाद में क्या करते हो, थोड़ा सा उसको बॉईल करके 5 से 10 मिनट के बाद में आपका टी रेडी हो जाता है. क्लियर. फ्लेवर के लिए आप उसमें इलायची डाल सकते हो या फिर आप जिंजर का यूज़ भी कर सकते हो. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने एक सीक्वेंस में यूज़ किया है. अब यदि इनमें से किसी भी स्टेप्स को आप मिस कर देते हो या किसी भी स्टेप को, लास्ट स्टेप को पहले कर देते हो या पहले वाली स्टेप को लास्ट में कर देते हो, सपोज आपने सारी चीज़ ऐड कर दिया लेकिन गैस ही ऑन नहीं किया है, तो आपकी चाय कैसे बनेगी, है ना. तो एक सीक्वेंस का मतलब जब आप सारी स्टेप्स को वन बाय वन ही यूज़ कर रहे हो, वन बाय वन ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, लिख रहे हो, मीन्स व्हाट कि ये एक सिक्वेंशियली डेटा का फ्लो हो रहा होता है. ओके. सो वो स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, वो सारे स्टेटमेंट्स जो कि एक के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, एक के बाद एक, उसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं. Such algorithms where all steps are executed one after the other are set to execute in sequence. इन्हीं steps को हम क्या कहते हैं कि ये sequence में execute होती हैं. However, statements in an algorithm may not always execute in a sequence. We may sometimes require the algorithm to either do some routine task in repeated manner or behave differently depending on outcomes of the previous step. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार sequence में ही सारी steps क्या हो,
एग्जीक्यूट हो। कभी कभी कुछ स्टेप्स को रिपीट भी करना होता है या हमें कुछ स्टेप्स से आगे भी मूव करना होता है। यदि ऐसा होता है तो उन स्टेटमेंट्स को, उस टाइप के फ्लो चार्ट को हम क्या कहते हैं? तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था सिलेक्शन का, तो यदि मैं पहले उस एग्जाम्पल पे आऊँ तो आपको एक एग्जाम्पल फिर से यहाँ क्लियर कर देती हूँ। सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल मैं आपको फ्लो चार्ट का बता रही हूँ। सपोज हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी लिया था। यदि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर 2 नंबर को इनपुट करना होगा और इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ आपने 2 नंबर को इनपुट किया, सपोज नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 नंबर को इनपुट करने के बाद में अब आपका डेटा होगा प्रोसेस। तो प्रोसेस होने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। तो सपोज आर नाम में, रिजल्ट नाम में नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में आपको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट फिर किस में शो होता है, पैरेललोग्राम में शो होता है ना। तो यहाँ पे आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो आप या तो प्रिंट लिख सकते हो, आउटपुट लिख सकते हो, आर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद में आपका प्रोग्राम हो जाएगा एंड, तो आपने सर्कल में या एलिप्स में फिर लिख दिया एंड। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस का फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जिसमें सिक्वेंशियली डेटा का फ्लो हो रहा है। डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पे डेटा का जो फ्लो है वो सिक्वेंशियली हो रहा है। ओके, एक एक स्टेप, इनमें से कोई सी भी स्टेप को यदि आप पहले लिखोगे या किसी स्टेप को आप लास्ट में ले जाओगे तो फिर ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, है ना। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप, दैट इज सिलेक्शन को। कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार सीक्वेंस में ही डेटा फ्लो नहीं होता है, तो आपको सिलेक्शन का या डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। होता है कि नहीं होता है? जैसे सपोज कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल जाने के लिए आपको एक से ज़्यादा पाथ मिलते हैं, है ना। अब आपको पता है कि आपको स्कूल जब जाना है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए हो सकता है कि आपके घर से 2 से 3 रास्ते हों जो आपके स्कूल को जाते हों, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपको सपोज यहाँ से ये आप हो, अब ये आपको जाना है अपने स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है। अब जब आप स्कूल जाते हो तो यहाँ पे स्कूल जाने के 3 पाथ हैं। अब ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस पाथ को सिलेक्ट करते हो, A, B और C। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो लाइफ में हर बार हर चीज़ें एक सीक्वेंस में चले ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सी बार हमें डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सी बार हमें चीज़ों को सिलेक्ट भी करना होता है। तो जब हमारी लाइफ में इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम सिलेक्शन या डिसीजन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे बात करें अब हम सिक्वेंशियल के बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की। सो कंसीडर द मैप ऑफ नेबरहुड एज शोन इन 4.6। यदि ये फिगर को मैं कंटिन्यू करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि द पिंक बिल्डिंग विद द रेड रूफ इज अ स्कूल। जो पिंक कलर की बिल्डिंग है, ये पिंक कलर की बिल्डिंग है जिसमें रेड रूफ है, ये स्कूल है आपका। एंड द येलो पेंटेड हाउस इज एट द फार एंड ऑफ द मैप इज हाउस। मतलब ये जो येलो कलर का आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या है, ये हाउस है। और बाकी ये जो पिंक कलर की बिल्डिंग आपको यहाँ दिख रही है रेड रूफ के साथ, ये क्या है, आपका स्कूल है। तो अब हाउस से आपका जो स्कूल है वो कितने डिस्टेंस पर है, कितने रास्ते हैं जो आपके स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हैं। तो अब इस पर एक कंडीशन यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इज देयर अ प्रीडिफाइंड रूट फॉर वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल। क्या एक प्रीडिफाइंड रूट डिफाइन किया गया है यहाँ पर घर से स्कूल जाने के लिए। कैन वी हैव अ डिफरेंट रूट वाइल कमिंग बैक। जब आप मॉर्निंग आवर्स में स्कूल जाते हो तो क्या आप डिफरेंट रूट को फॉलो करते हो, लेकिन जब आप स्कूल से छुट्टी होती है उस टाइम पे जब आप वापस घर आते हो तो आप किस रूट को फॉलो करते हो। ओके, सो यहाँ पे यही लाइन लिखिए, एज सीन फ्रॉम द मैप देयर आर मल्टीपल रूट्स बिटवीन द होम एंड द स्कूल, वी माइट टेक द शॉर्टेस्ट रूट इन द मॉर्निंग। ऑब्वियस मॉर्निंग आवर्स में आपको स्कूल जल्दी जाना होता है तो हम शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो कर लेते हैं, बट वाइल कमिंग बैक होम इन द आफ्टरनून द शॉर्टेस्ट रूट माइट हैव हैवी ट्रैफिक, देयरफॉर वी कुड टेक अनदर रूट विद द लेस ट्रैफिक। अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन जब आप वापस घर आ रहे होते हो लास्ट में स्कूल से नून टाइम पर, तो शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसमें हैवी ट्रैफिक होता है, तो आप क्या करते हो, अनदर रूट को फॉलो कर लेते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये रूट भी दिया हुआ है ना स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के लिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ को तो हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि क्या कर सकें, हम टाइम पर स्कूल पहुँच सकें, है ना। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व सम डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। अब जैसी कंडीशन आप यहाँ पे फेस करोगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे कि विच पाथ यू सिलेक्ट टू गो टू स्कूल और टू
come back to school at your home, right? So let us look at the some examples where decision making is dependent on certain conditions. अब कुछ examples हम यहाँ पर लेते हैं जिसमें decision making बहुत ज़्यादा important होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग. अब कोई पर्सन वोट कब कर सकता है, हम यदि उसकी चेकिंग करें कि हर पर्सन वोट के लिए एलिजिबल कब होता है, तो भाई ये डिपेंड करता है उसकी एज पर. यदि पर्सन 18 ईयर्स से ज़्यादा का होगा या 18 ईयर्स का होगा तो डेफिनेटली वो वोट कर पाएगा. तो इफ़ द एज इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट. इफ द एज इज लेस देन 18 देन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट. तो हमने यहाँ पर डिसीजन लिया एक कंडीशन के बेसिस पर. व्हाट द कंडीशन इज? कंडीशन इज द पर्सन इज ग्रेटर देन 18 और नॉट. यदि पर्सन ग्रेटर देन 18 होगा देन ही इज एलिजिबल फॉर वोट, और यदि नहीं होगा तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट. तो अब इसे आप फ्लो चार्ट में कैसे डिफाइन करने वाले हो देखो. तो यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को किस तरीके से फ्लो चार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, डिसीजन का फ्लो कैसा हो सकता है वो जानते हैं. देखो क्या करना है आपको. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है. जैसे ही आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया तो आप एक वैल्यू को इनपुट करोगे. अब इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं. आपने इनपुट क्या किया, आपने इनपुट किया एज, जो पर्सन है उसकी एज इनपुट किया. अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है. तो डिसीजन लेने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम यूज़ करते हैं किसका, डायमंड सिंबल का. इफ़ क्या लिखोगे यहाँ पर, इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18. यदि एज 18 से ज़्यादा होती है या 18 के इक्वल होती है तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं. एक होती है येस की कंडीशन और एक होती है नो की कंडीशन. येस मतलब पर्सन क्या होगा, वोट के लिए एलिजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्रोसेस में, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट. और यदि नहीं होता है तो यहाँ पे आप लिखोगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट. और दोनों ही केस में आपका प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे आके फिर एंड हो जाएगा. आई बात समझ में अच्छे से. अब नीचे स्पेस नहीं है मैंने इसलिए इस तरीके से फ्लो चार्ट आपका डिज़ाइन किया है. तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि डिसीजन जो होता है, डिसीजन मेकिंग जो फ्लो चार्ट होते हैं ना, ये इस तरीके से होते हैं. क्लियर, जहाँ पे आप कोई डिसीजन लेते हो. आई बात समझ में. यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक सिंबल का जिसे हम क्या कहते हैं, डायमंड सिंबल, जो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन लेने के लिए ही यूज़ किया जाता है. क्लियर हो रहा है अच्छे से कैसे आप फ्लो चार्ट डिफाइन कर पा रहे हो. तो ये होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर एग्जांपल. यदि दूसरा एग्जांपल की बात करें तो इफ अ स्टूडेंट इज 8 ईयर ओल्ड एंड अ स्टूडेंट लाइक मैथ्स, पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप ए, अदरवाइज पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप बी. देखो अगेन, यदि किसी स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा लगता है और वो 8 ईयर ओल्ड है, 8 ईयर ओल्ड है और उसे मैथ्स अच्छा लगता है तो उसे ग्रुप ए में हमें लिखना है. और यदि उसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो उसे हमें ग्रुप बी में इंसर्ट करना है. ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना होगा. अब हमारे पास में जो कंडीशंस दी हुई है वो क्या है कि 8 ईयर ओल्ड रवि, एक बच्चा है 8 ईयर ओल्ड हु डजंट लाइक मैथ. तो 8 ईयर ओल्ड है लेकिन उसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसे किस ग्रुप में रखेंगे, ग्रुप बी में रखेंगे. तो ये हो गई आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन और दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन पे हमने ये डिसीजन लिया. सिमिलरली अनदर सिचुएशन इज 8 ईयर ओल्ड प्रीति हु लाइक्स मैथ्स. तो अब 8 ईयर ओल्ड हमारे पास एक और स्टूडेंट है जिसे मैथ्स अच्छा लगता है तो उसे हमने ग्रुप ए में डाल दिया. तो यहाँ पे ये अदर सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिसीजन लिया वो ये है. नाउ 7 ईयर ओल्ड अनिश हु लाइक्स मैथ्स. अगेन 7 ईयर ओल्ड हमारे पास एक स्टूडेंट है जो मैथ्स को लाइक करता है, तो बस यहाँ पर वो 7 ईयर ओल्ड है. तो 7 ईयर ओल्ड है क्योंकि हमारी कंडीशन, पहली वाली जो कंडीशन है 8 ईयर ओल्ड, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना. भले ही मैथ्स को लाइक कर रहा है वो चल जाएगा, लेकिन 8 ईयर ओल्ड होना चाहिए, लेकिन वो 7 ईयर ओल्ड है. तो इस केस में हम उसे कहाँ इंसर्ट कर देंगे, ग्रुप बी में. तो हियर आर द सिचुएशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन वी टेक सम डिसीजन. Okay, so this type of flow of control is known as decision making statement और decision making executions. Understand? So वही चीज़ें यहाँ डिटेल में लिखी हुई है कि conditions are used to check possibilities. The program checks one or more conditions and perform operations depending on true or false value of the condition. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कंडीशंस क्या होती है. कंडीशंस को चेक करने के लिए हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं पहले और उसके अकॉर्डिंग फिर एक डिसीजन लेते हैं. वो डिसीजन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. और इन ट्रू फॉल्स वैल्यू को हम
बाइनरी वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं, मतलब 0 1 भी इसकी वैल्यू होती है कंप्यूटर्स में। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो कंडीशन के बेसिस पर आपको या तो जो डिसीजन लेना होता है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब कंडीशन यदि सही है तो आप कुछ काम करोगे, और यदि कंडीशन गलत होगी तो आप कुछ काम नहीं करोगे। तो डू नथिंग एंड डू दिस, इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन विच इज ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन को लिखने का तरीका क्या होता है, सूडो कोड में लिखे या हम प्रोग्रामिंग में लिखे, एल्गोरिथम में डिफाइन करें। तो इफ कंडीशन देन स्टेप्स टू बी टेकन, कंडीशन इज ट्रू फुलफिल्ड। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होती है तो आप स्टेप्स लेते हो, कुछ काम करते हो, आगे कोई एक्शन लेते हो, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट यूज होता है, ध्यान से समझना है इसको, हम क्या बोल रहे हैं, इफ स्टेटमेंट यूज होता है। इफ यदि कंडीशन, और फिर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, देन यदि कंडीशन ट्रू है देन जो स्टेप्स आपको लेनी है वो स्टेप्स आपको लिखनी है, अदरवाइज नहीं। So there are situations where we also need to take actions when the condition is not fulfilled. जब कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब भी आपको कुछ स्टेप्स उठानी पड़ती हैं। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेप्स आर फॉलो, अदरवाइज मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम ये स्टेप्स उठाते हैं। मतलब इसको यदि समझना है तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ एज जो हमने लिखी वो क्या है, 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है। एज आपने एंटर किया है, एज यदि 18 से बड़ी है या 18 से बराबर है देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्सन इज वैलिड फॉर वोट। पर्सन एलिजिबल है और पर्सन वैलिड है वोट के लिए। अदरवाइज हम क्या लिख रहे हैं, अगर 18 से ज़्यादा नहीं होती है, 18 के बराबर नहीं होती, सपोज 16 17 एंटर किया, 1 2 4 5 कुछ भी एंटर किया जो 18 से छोटा है, तो क्या होगा, पर्सन इज नॉट वैलिड फॉर वोट। पर्सन इज नॉट वैलिड फॉर वोट। आई बात समझ में? तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पर्सन वोट के लिए कब वैलिड होता है। पर्सन वोट के लिए वैलिड होगा जब वो क्या होगा, जब वो 18 ईयर्स से बड़ा या 18 ईयर्स के बराबर होगा। तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। व्हाट इज दिस, ये क्या हो गई, बेसिकली हमारी कंडीशन जिसके बेसिस पे हमने ये ट्रू कंडीशन पे डिसीजन लिया है। अदरवाइज यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये डिसीजन एग्जीक्यूट होगा, और यदि ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हमारी ये वाला जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है, जो डिसीजन मेकिंग फ्लो है, फ्लो चार्ट में वो कैसे होगा। तो यहाँ पे अदरवाइज को आप क्या लिख सकते हो, अदरवाइज को आप एल्स कीवर्ड के से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। किससे, एल्स कीवर्ड से भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज की जगह पर हम एल्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इफ एल्स ब्लॉक कहते हैं एक्चुअल प्रोग्राम्स में। जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे हम इसे इफ एल्स ब्लॉक के नाम से जानेंगे। वहाँ पे हम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कोड करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक इन अनदर एग्जांपल टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। कोई नंबर ऑड और इवन कब होता है, तो अब यहाँ पे इसका सूडो कोड भी लिखा हुआ है, एल्गोरिदम भी लिखी हुई है और डायग्राम भी बना हुआ है फ्लो चार्ट का। तीनों चीज को आप समझ पाओगे इजीली। देखो, कोई भी नंबर ऑड और इवन है उसकी चेकिंग कैसे करोगे, जब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली तो वो इवन है, और जब नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड है। सिंपल सी बात है। तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर इवन और 2 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर ऑड। मतलब कि 2 से डिवाइड होने के बाद यदि रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है तो नंबर इवन है, और यदि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो नंबर ऑड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो नंबर को इनपुट करना होगा। तो क्या लिखा है, इनपुट एनी नंबर। फिर प्रोसेस में क्या करोगे, चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। आउटपुट में क्या प्रिंट करवाओगे, मैसेज नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड। तो ये 3 प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, 3 स्टेप्स को हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो इसका सूडो कोड कैसे लिखोगे, प्रिंट द नंबर, एंटर द नंबर। सबसे पहले आपको नंबर एंटर करवाना है, नंबर इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद में इफ में हमने लिखा है नंबर मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। नंबर को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यदि 0 रिटर्न होता है रिमाइंडर में, ये जो मॉड है ना, मॉड क्या रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर है वो यदि इक्वल होगा 0 के तो नंबर आपका होगा इवन, अदरवाइज एल्स नंबर आपका होगा ऑड। आई बात समझ में अच्छे से? मतलब कि जो भी नंबर आपने एंटर किया, सपोज मैंने 5 एंटर किया, तो जब मैंने 5 एंटर किया तो 5 डिवाइड होगा किससे, 2 से। 5 डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4 है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये रिमाइंडर है। मॉड क्या करता है, मॉड जो है वो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है 1। तो अब यहाँ पे चेकिंग होगी, क्या चेकिंग होगी, क्या 1 जो 1 है क्या वो 0 के बराबर है, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं ना।
तो इफ में आप कंडीशन लिखोगे क्या, नंबर इज इवन, जो मैसेज लिखेंगे नंबर इज इवन, और यदि नंबर इवन नहीं होता है तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, तो एल्स में हम लिखेंगे नंबर इज ऑड। आई बात समझ में। अब जो हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा उसके अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है कि भाई 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये जो कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स है। तो क्या प्रिंट हो जाने वाला है, नंबर इज ऑड। अभी सपोज मैंने यहाँ पे 5 की जगह ले लिया 6, तो 2 3 जा 6 और 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर भी क्या बच जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 इक्वल्स टू 0, तो अब ये फॉल्स ना होकर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज इवन। आ रही है बात समझ में अच्छे से, क्या कोड बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया, ये जो सूडो कोड लिखा हुआ है अब समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी बेसिस पे इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, तो देखो फ्लो चार्ट को आपको पहले स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद नंबर 1 को इनपुट करना है। जब नंबर 1 इनपुट हो जाएगा तो इसके बाद आप देखोगे नंबर 1 को चेक किया जाएगा, नंबर 1 mod 2 इज इक्वल्स टू 0। यदि नंबर को डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इवन। यस, कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो इवन प्रिंट होगा। और यदि नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता है तो इस केस में ऑड प्रिंट हो जाएगा। और दोनों केस में जब एग्जीक्यूट होगा पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम तो आखिरी में स्टॉप हो जाएगा। ओके तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी आइदर यस और नो, तो आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पे इस प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ये प्रोग्राम भी क्लियर है। इसी तरीके से आगे आपको एक प्रोग्राम और दिया हुआ है, होपफुली अब ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस राइट अ सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट वेयर मल्टीपल कंडीशंस आर चेक्ड। यहाँ पे अभी हमने एक सिंगल कंडीशन चेक किया। अब जब मल्टीपल कंडीशंस की बात आती है तो क्या करना होता है, टू कैटेगराइज अ पर्सन इज आइदर लेस देन 13 मतलब चाइल्ड है, टीनेजर होगा जब 13 से ज़्यादा या 20 से लेस होगा, और एडल्ट होगा जब 20 या 20 से ज़्यादा हो जाएगा बेस्ड ऑन द एज। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीपल कंडीशंस चेक होगी। जब कोई पर्सन 13 से छोटा होगा तो एक चाइल्ड होगा, 13 से बड़ा होगा, 20 से छोटा होगा तो टीनेजर होगा, है ना। और वहीं जब वो 20 के इक्वल या 20 से बड़ा हो जाएगा तो वो एक एडल्ट पर्सन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनपुट करनी होगी पर्सन की एज। प्रोसेस कैसे होगी, यहाँ पे 3 कंडीशंस चेक होगी, 3 क्राइटेरियाज चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट प्रिंट होगा कि पर्सन इज अ चाइल्ड, टीनेजर और अ एडल्ट। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। इसके लिए सूडो कोड किस तरीके से लिखोगे, देखो इनपुट कर लेना है एज। इफ एज इज लेस देन 13, यदि एज 13 से छोटा होता है तो प्रिंट हो जाए कि पर्सन इज अ चाइल्ड। एल्स इफ अनदर जो कंडीशन वो चेक करेंगे हम एल्स इफ में, यदि एज 20 से छोटी होती है तो प्रिंट हो जाए टीनेजर, और यदि 13 या 20 इन दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होती तो एल्स में प्रिंट हो जाए एडल्ट। सो दिस इज द कंप्लीट सूडो कोड फॉर दिस क्राइटेरिया। ओके, आई बात समझ में अच्छे से, ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए सपोज मान ले कि पर्सन ने एंटर किया एज 10, तो 10 इज लेस देन 13 ना, 10 इज लेस देन 13, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पर्सन चाइल्ड है। अंडरस्टैंड। सो वही जो इसका फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से होगा, तो देखो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, एज एंटर करना है। दिस इज द पैरेललोग्राम फॉर इनपुट। एज इज लेस देन 13 तो चाइल्ड पे आ जाए। नो, अगर 13 से कम होती है तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, चाइल्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, एज चेक होगा 20 से लेस के लिए। यदि एज 20 से लेस है, 13 से ज़्यादा है तो टीनेजर, और यदि 20 से भी कम है और 13 से ज़्यादा है मीन्स कहीं ना कहीं 20 से ज़्यादा एज है तो एडल्ट। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है और तीनों का एट लास्ट हमने यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, दैट इज स्टॉप। तो ये भी होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया है फ्लो चार्ट। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज एल्गोरिदम फॉर अ कार्ड गेम कॉल्ड ड्रैगन्स एंड विजार्ड। अब कार्ड आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, देखे हैं कार्ड आप सभी ने, देखो जरा कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर, यहाँ पे आप देखते हो कि हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, कुछ इस तरीके से 4 कार्ड होते हैं। मतलब ऐसे तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन इसकी 4 कैटेगरीज होती है जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। अब कुछ फेस कार्ड्स होते हैं, कुछ A to 10 नंबर्स होते हैं जिसमें A को हम इक्का कहते हैं, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपके कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। अब ये जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। यहाँ पे 2 टीम्स है, ड्रैगन्स एंड विजार्ड्स, ठीक है। अब ड्रैगन्स और विजार्ड्स 2 टीम है। अब क्या गेम है वो देखते हैं। इफ़ द कार्ड ड्रॉन इज डायमंड और अ क्लब, यदि कार्ड डायमंड या क्लब होता है, जब आप कार्ड को शफल करते हो और उसमें यदि डायमंड और क्लब निकलता है तो ड्रैगन टीम को पॉइंट मिलेगा, ध्यान रखना, पहली कंडीशन। दूसरी, इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट विच इज अ नंबर। अब कोई कार्ड हार्ट निकलता है और वो भी कोई सा नंबर का निकलता है, मतलब कार्ड जो है वो हार्ट का होता है, रेड हार्ट का होता है, और उसमें फिर कोई नंबर होता है, वो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर, तो विजार्ड टीम को पॉइंट मिलेगा।
थर्ड कंडीशन, इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट दैट इज नॉट अ नंबर। कार्ड जो निकलता है वो हार्ट का होता है लेकिन कोई नंबर नहीं होता है, मतलब कोई फेस कार्ड हो सकता है या कोई एक का हो सकता है, तो ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा, टीम ड्रैगन गेट अ पॉइंट। फॉर एनी अदर कार्ड, अब इसके अलावा यदि कोई भी कार्ड निकलता है तो टीम विजार्ड को पॉइंट मिल जाने वाला है। द टीम विद हाईएस्ट पॉइंट इज द विनर। अब जिस टीम को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो विनर होगा। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 कंडीशंस चेक हो रही हैं, उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा कि कौन सी टीम विन की है। अब इसके लिए आपको क्या इनपुट करना होगा, इनपुट करेंगे हम शेप और वैल्यू। प्रोसेस होगा क्या, इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्टिव टीम स्कोर्स बाय 1 बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कार्ड ड्रॉन एज डिफाइंड इन द रूल्स। ऑब्वियस रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी कार्ड निकलता है उसके बेसिस पे कौन सी टीम जीतती है, किस टीम के ज़्यादा स्कोर होते हैं, ये प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पर होगी और आउटपुट में हमें मिलेगी विनिंग टीम। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़कर चीज़ें समझ में आ गई, एल्गोरिदम हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बेसिस पर सूडो कोड आपको बनाना है। तो देखो सूडो कोड क्या बन रहा है, इफ़ शेप इज डायमंड, मतलब जो कार्ड का शेप है वो डायमंड होता है और उसी के साथ में क्लब होता है, तो टीम ड्रैगन गेट अ पॉइंट। एल्स इफ, यदि ये नहीं होता है तो शेप इज ए हार्ट, कार्ड का शेप हार्ट होता है और उसमें कोई नंबर होता है 2 से 10 के बीच में, तो विजार्ड को पॉइंट मिलेगा। एल्स इफ, यदि ये भी नहीं होता है तो शेप कोई हार्ट का होता है और उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, कोई नंबर नहीं होता है, तो ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। और यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है तो विजार्ड को पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब आप कोई सा भी कार्ड निकालो, उस कार्ड में यदि ये तीनों चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो टीम जीत जाएगी, अदरवाइज विजार्ड तो जीतेगी ही, विजार्ड को तो पॉइंट मिलना ही है। तो ये तो बेसिकली हमने सूडो कोड देख लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक और सूडो कोड लिखा हुआ है, ये इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है ना, कौन सी टीम जीत रही है, इनपुट के अकॉर्डिंग। ये तो हमने नॉर्मली लिखा हुआ है, कंडीशन है ना, जो कंडीशंस बन सकती है। अब आप इनपुट करते हो कोई शेप और कोई वैल्यू, मतलब आपने कार्ड शफल किया और कार्ड निकाला, ये इनपुट होगा, है ना। तो जो भी कार्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पॉइंटर सेट कर दिया जो कि वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर। तो शेप यदि डायमंड हुआ और शेप यदि क्लब हुआ तो पॉइंट आपका एक यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ यदि शेप हार्ट होता है या वैल्यू होता है तो एक पॉइंट यहाँ पे ड्रैगन का पॉइंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे विजार्ड का पॉइंट इंक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे ड्रैगन का पॉइंट इंक्रीज होगा, यहाँ विजार्ड का पॉइंट इंक्रीज होगा, है ना। तो इस तरीके से ये कंडीशंस को यहाँ इंक्रीमेंट के साथ में ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज द होल सूडो कोड। इसको आप फ्लो चार्ट में भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। क्लियर है। सो अब मूव करते हैं हम थर्ड टाइप के फ्लो ऑफ कंट्रोल पर, दैट इज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ भी एक ऐसा टास्क जो अपने आप को एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। जैसे आप देखते हो कि जो फैन है, फैन मूव करता है सर्कुलर रोटेशन में, एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है। कब तक मूव करता है, कब तक घूमता है फैन, जब तक कि आप स्विच को ऑफ ना करो। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, सपोज आपने आधे घंटे के लिए फ़ैन चलाया है तो आधा घंटा आपका फ़ैन चलेगा प्रॉपरली। तो एक फाइनाइट टाइम तक आपने फ़ैन को ऑन किया हुआ है, फ़ैन उतने ही टाइम पर कॉन्टिन्यूसली रिपीटेशन वे में सर्कुलरली मूव करे चले जा रहा है, राइट। तो ये रिपीटेशन कहलाता है। वहीं यदि मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं तो व्हेन गिविंग डायरेक्शन टू सम प्लेस वी से समथिंग लाइक वॉक 50 स्टेप्स टू टर्न राइट। 50 स्टेप्स आपको राइट टर्न लेना है, वॉक टिल द नेक्स्ट क्रॉसिंग देन टर्न राइट। ओके, नाउ कंसीडर द सेम एग्जाम्पल्स लाइक क्लैप योर हैंड्स 5 टाइम्स, 5 बार आपको अपने हाथों से क्लैप करना है। वॉक 10 स्टेप्स अहेड, 10 स्टेप आगे बढ़ना है। जंप ऑन द स्पॉट टिल यू गेट टायर्ड, जब तक जंप करते रहो जब तक आप थकते नहीं हो। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं जो अपने आप में रिपीट होती हैं, और इस तरीके की स्टेप्स को जब आप फ्लो चार्ट में डिफाइन करते हो तो इसे हम रिपीटेशन कहते हैं। तो डिसीजन में और रिपीटेशन में डिफरेंस है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। डिसीजन में एक कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, सिंगल डिसीजन। रिपीटेशन में एक कंडीशन के बेसिस पर आप टास्क को रिपीट करते चले जाते हो जब तक कि आप उसे स्टॉप ना करो। मतलब नंबर ऑफ टाइम, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हम उस टास्क को रिपीट करते हैं। सो देयर आर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज्ड व्हेन वी वांट समथिंग टू बी डन रिपीटेडली फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। सपोज 10 कार्ड्स नीड टू बी विड्रॉन इन प्रीवियस कार्ड गेम। प्रीवियस कार्ड वाला यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो 10 कार्ड आपने बार बार निकाले। तो 10 कार्ड निकालने के बाद में अब आप डिसाइड करोगे कि 10 बार कार्ड निकालने के बाद में कौन सी टीम विनर होगी।
10 टाइम्स जब आपने कार्ड निकाले। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ वो क्या हो रहा है कि 10 टाइम्स जो है वो रिपीटेशन चला किस प्रोसेस का, 10 टाइम्स आपने कार्ड को निकाला है, कार्ड को शफल कार्ड में से कार्ड को इनपुट किया है। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर रिपीटेशन। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटेशंस। इन प्रोग्रामिंग रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज आइटरेशन और लूप। प्रोग्रामिंग में हम इसे लूप कहते हैं या आइटरेशन या रिपीटेशन स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। लूप क्या होता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि आप लूप को स्टॉप नहीं करते हो या कंडीशन को आप स्टॉप नहीं करते हो। तो अ लूप इज एन एल्गोरिथम मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स रिपीटेडली टिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई एक कंडीशन जब तक कि सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक वो स्टेप अपने आप एग्जीक्यूट होती रहेगी, इसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि कोई सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी तब तक फ्लो होती रहती है जब तक कि आप स्विच को ऑन रखते हो। जैसे ही स्विच ऑफ करते हो तो वो सर्किट चलना बंद हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो एक लूप कंटिन्यूअसली चल रहा होता है ना। तो सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। जब तक बाइसिकल का व्हील मूव करता रहेगा जब तक आप पेडलिंग करोगे, जब तक आप साइकिल को मूव कर रहे हो तब तक वो व्हील मूव करेगा, रोटेट करेगा। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो जो व्हील है वो रोटेट करना बंद कर देगा। तो ये जो कहलाता है एक लूप कहलाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसी को हम रिपीटेशन कहते हैं। सो अब एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, राइट अ सूडो कोड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। 5 नंबर को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है और उसका एवरेज निकलवाना है। तो 5 नंबर आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब यूजर 5 बार वैल्यूज को इनपुट करेगा। तो लूप जो है, जो रिपीटेशन है वो 5 बार होगा, क्योंकि 5 बार आप नंबर इनपुट कर रहे हो और फिर उसके बाद में एक बार इनपुट हो गए 5 नंबर तो उसका एवरेज आपको निकालना होगा। एवरेज कैसे निकलता है, सारे नंबर को प्लस कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम इसके लिए पहले कुछ एल्गोरिदम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसका सूडो कोड लिखेंगे। तो एल्गोरिदम क्या डिफाइन किया है, पहले स्टेप में आपको काउंटर लगाना होगा जो 5 बार काम करेगा, नंबर को 5 बार लेगा। एक सम नाम का वेरिएबल होगा जो 5 नंबर को काउंट करता जाएगा प्रीवियस वन से। तो यहाँ पे आपने काउंट लिया लेस देन 5 तक, क्योंकि 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा, वो 5 नंबर यहाँ हो जाते हैं। अब ये स्टेप्स आपकी रिपीट होगी 5 बार। नंबर आपका इनपुट होगा, पहले एक नंबर इनपुट होगा, फिर दूसरा नंबर इनपुट होगा, तीसरा नंबर इनपुट होगा, और ऐसे सारे नंबर 1 बाय 1 सम में ऐड होते जाएंगे और काउंटर जो है वो एक एक से इंक्रीज होता जाएगा। और उसके लास्ट में फिर आप टोटल को डिवाइड कर दोगे 5 से तो एवरेज निकल आएगा। सो दिस इज द होल स्टेप्स कि 5 नंबर आपने इनपुट किए, उसके बेसिस पे क्या कर पा रहे हो आप, जो है एवरेज कैलकुलेट कर पा रहे हो। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने काउंट यूज़ किया हुआ है जो कि नंबर को काउंट करेगा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू पहले क्या होगी, 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, देन 4। ये हो गए 5 नंबर, है ना। 1 से स्टार्ट करते तो 5 तक जाते, 0 से स्टार्ट कर रहे तो 4 तक जाते। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफॉल्ट 0 से ही सारे नंबर शुरू होते हैं, ठीक। अब आप जो भी नंबर एंटर करते हो, ठीक है, जैसा भी नंबर एंटर करते हो तो वो नंबर 1 बाय 1 दूसरे नंबर से ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट काउंट पे सपोज नंबर एंटर कर दिया 10, अंडरस्टैंड। तो सम भी नाम का एक वेरिएबल आपने लिया हुआ है, सम नाम का भी एक जो है हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, एक वैल्यू यूज़ की है जिसमें टोटल कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमने यह स्टेटमेंट लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, और इनिशियली सम की वैल्यू भी क्या दी हुई है हमने 0, अंडरस्टैंड। तो अभी 0 प्लस हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा सम में 10। दूसरा नंबर हमने यहाँ पे इनपुट किया 20, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो 10 है अब वो 20 से ऐड होगा, मतलब कि आंसर आ जाएगा 30। सम की वैल्यू बदलती चली जा रही है। तीसरा नंबर आपने एंटर किया 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम की वैल्यू 30 है, 30 प्लस 30 हो जाने वाला है, नंबर 30 है, दैट इज 60। थर्ड नंबर आपने एंटर किया 40। अब यहाँ पे देखो जो नंबर है वो हो गया आपका 40 और सम जो है वो हो गया 60। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। फोर्थ नंबर आपने सपोज एंटर कर दिया 50। तो अब यहाँ पे सम जो है हमारा कितना हो गया है 100 और नंबर जो आपने एंटर किया है वो है 50। तो यहाँ कितना हो जाने वाला है आंसर आपका एट लास्ट 150। तो ये हो गया आपका फाइनल सम, गॉट इट। और ये हो गए आपके 5 नंबर जो आपने 5 काउंट पे एंटर किए हैं, और ये काउंट की वैल्यू +1 होके इंक्रीमेंट हो रही है, सब में +1 हो रहा है जब जाके आपकी काउंट की वैल्यू रिपीट हो रही है अपने आप में। तो रिपीटेशन क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1, हर एक काउंट बढ़ता जा रहा है +1 से, तब जाके आप एक एक नंबर इनपुट कर पा रहे हो और वो नंबर सम के साथ में काउंट होता जा रहा है। अंडरस्टैंड दिस थिंग।
आई बात समझ में? देखो ये सम 10 था, फिर सम 30 था, फिर 60 था, फिर 100 था, और ये वो नंबर आपका 10, 20, 30, 40, 50 जो सम के साथ में ऐड होता गया। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालने के लिए लिखोगे आप सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 नंबर लिए आपने, तो 150 डिवाइड बाय 5 मतलब 30 आंसर आपका आ जाने वाला है। तो यही सूडो कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यही स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि लास्ट में हमने एवरेज को प्रिंट करवा लिया। क्लियर? अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो स्टार्ट किया पहले हमने फ्लो चार्ट, काउंट और सम की वैल्यू 0 0 ले ली, काउंट की वैल्यू लेस देन 5 तक काउंट होगी, मतलब पहले 0 एंटर करोगे, 0 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, 5 लेस देन 5, तो 5 लेस देन 5 पे आके कंडीशन फॉल्स, तो 0 से लेकर 4 तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगी। जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो सम में प्लस होता जाएगा, काउंट +1 होता जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई, और नंबर इनपुट होता जाएगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 5, लास्ट में यहाँ जो भी सम कैलकुलेट होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, एवरेज प्रिंट हो जाएगा और कंडीशन आपकी स्टॉप। ये चीज़ अच्छे से अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि इसमें एक्चुअली किस तरीके से फ्लो हो रहा है। सो in this example counter called count keep track of a number of times the loop has been repeated। तो यहाँ पे लूप कितनी बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है। After every iteration of loop the value of count is incremented by 1 and performs the set of number of repetition। हर एक बार जब कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर इनपुट होता है, नंबर ऐड होता है, और एक बार काउंटर आपका +1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर दूसरी बार कंडीशन चेक होती है, दूसरा नंबर इनपुट होता है, सम होता है नंबर, और फिर काउंटर आपका तीसरी बार के लिए जाता है। ऐसे 5 बार आपका ये काउंटर वर्क करेगा, 5 बार नंबर काउंट होगा और उसके बेसिस पे सम और एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। राइट इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। राइट सूडो कोड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट नंबर टिल द यूजर एंटर्स 0 एंड फाइंड इट्स एवरेज। ओके अब इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये भी पूरा उसी पर ही बेस्ड है ना, सेम एग्जाम्पल वैसा ही है, बस यहाँ पर बोला है कि नंबर जब तक 0 तक नहीं आए तब तक आपको ये लूप चलाना है, नंबर जब 0 एंटर होगा तब तक ये पर्टिकुलरली लूप चलेगा। ओके तो अब इसको आप देखना, ध्यान से समझना, होपफुली आपको ये भी समझ में आ जाएगा यदि प्रीवियस वन एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का जो ये सेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें हमने सिक्वेंस, डिसीजन मेकिंग और साथ ही रिपीटेशन को डिटेल में जाना है कि फ्लो चार्ट में जो इन तीनों का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है ना। अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।